हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 16 जून और आज आपका यूपीएससी आईएएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, यानी कि फर्स्ट पेपर ख़त्म हो चुका है। जीके जीएस का फर्स्ट पेपर आपका ख़त्म हो चुका है, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था। पहला आपका क्वेश्चन था कि किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका दे रहा है कि भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती है। दूसरा आपका दे रहा है कि भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। तीसरा आपका दे रहा है कि भारत में शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 3 नंबर। इसके आगे आपका 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका पहला बीमा कंपनी और आपका खुदरा निवेशक। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और इसमें पूछ क्या रहा है कि उपरोक्त में से किसे किन्हें वित्तीय लिखित माना जाता है। पहला आपका दे रहा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और दूसरा आपका दे रहा है मोटर वाहन, और तीसरा आपका दे रहा है मुद्रा की अदला बदली। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चौथे का डी, यानी कि 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 5 नंबर। 5 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि आर्थिक गतिविधियां दे रहा है और उससे संबंधित सेक्टर दे रहा है, इसको मिलान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 का डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 2 इसमें सही है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। पहला आपका दे रहा है कि कृषि अवशिष्ट मक्का के दाने, और तीसरा आपका दे रहा है कि अवशिष्ट जल शोधन अपवंक, और चौथा आपका दे रहा है कि कास्ट मिल अवशिष्ट। और इसमें पूछ क्या रहा है कि उपरोक्त में से किसका उपयोग असाधारणीय विमान ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6 का सी, यानी कि 1 2 3 4 तीनों चारों सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिकी पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए एक तरफ वस्तु दे रहा है और एक तरफ आपका श्रेणी दे रहा है। तो देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं और उसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, क्योंकि इस तरह से जब पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका समय लग जाएगा। तो 7वें की अगर बात करें तो 7वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी दे रहा है केवल 3। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 6 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 8 नंबर की अगर क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोगकर्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, को घोषित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8वें का सी, यानी कि मेटावर्स। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था 9 नंबर।
कि विदेशी बैंकों के साथ व्यापार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका दे रहा है कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। दूसरा आपका दे रहा है कि भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो इसमें से पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो 90 की अगर बात की जाए तो 90 का दूसरा आपका सही है, यानी कि इसमें केवल आपका 2 सही है। इसमें केवल आपका 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 10 नंबर कि भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका दे रहा है कि CSR नियम विनिश्चित करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इनके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। और दूसरा आपका दे रहा है कि CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिश्चित नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10वें का है, यानी कि केवल एक सही है इसमें से। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 11 नंबर। देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट होगा, इसलिए हम क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते हैं और डायरेक्ट आपका आंसर बता रहे हैं। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है 11 नंबर कि विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटरों RTGS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 11 का कौन सा सही उत्तर होगा, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 2 और आपका 3 सही है। 2 क्या दे रहा है, तो 2 आपका दे रहा है कि RTGS का उपयोग अंतरिक्ष यानियों के ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। और तीसरा आपका दे रहा है कि RTGS में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो शस्त्र विकास का एक उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन दे रहा है कि बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। दूसरा आपका कथन दे रहा है कि वामन तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रिया की उच्च दर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 12 का डी क्या दे रहा है, तो 12 का डी यह दे रहा है कि कथन एक सही है, कथन एक सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्तारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13 का ए, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला आपका दे रहा है कि विमान पतोन अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थ नार्कोटिक्स की पहचान। दूसरा आपका दे रहा है कि वर्षर का मॉनिटरन। और तीसरा आपका दे रहा है कि पशुओं के प्रवास पर नज़र रखना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14 का बी, यानी कि केवल 2 सही है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। और इसमें से क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15 का डी, यानी कि इसमें से कोई नहीं माना जाता है, तीनों में से कोई आपका नहीं है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनमें हाइड्रोजोलो का प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका देखिए क्या होगा। तो 16 का पहला आपका दे रहा है कि रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी। दूसरा आपका दे रहा है कि चल वातानुकूलन प्रणाली। और तीसरा दे रहा है कि औद्योगिक स्नेहकों का विरचन। तो इसमें से सही चुनना है। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 2 और 3 तीनों सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 17 नंबर
17 नंबर आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्यातक नली उत्सर्जन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 17 का डी, यानी कि जल वाष्प। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 18 नंबर कि हाल ही में पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तविक में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 18 का सी, यानी कि दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 19 का डी, अवशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत देखिए 20 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20वां का सी, यानी कि मुद्रा बाजार का है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विमान पत्तनों पर विचार कीजिए। और इसमें से क्या पूछ रहा है कि हाल ही में उपरोक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीन फैल परियोजनाओं के रूप में किया गया है। तो पहला आपका दे रहा है कि डोनी पोलो विमानपत्र, दूसरा आपका दे रहा है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्र, और तीसरा आपका दे रहा है कि विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्र। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 और 2 इसमें से सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 22 नंबर कि जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन आपका दे रहा है कि यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। दूसरा आपका दे रहा है कि ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। तो 22 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। दूसरा आपका दे रहा है कि वर्ष भर वर्षण होता है, और आपका तीसरा दे रहा है कि वर्षण में विभिन्नता 50 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर के मध्य होता है। तो यह किस प्रकार की जलवायु है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23 का डी, यानी कि यह आपका समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि कारोलियस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला आपका दे रहा है कि यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। दूसरा आपका दे रहा है कि यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 24 का सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 25 नंबर कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश निम्न अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। तो देखिए 25 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूसरा और चौथा सही है। कर्क रेखा हो जाएगा और आपका उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 26 नंबर कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को घोषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 नंबर का 26 का बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि कांगो बेसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है 27 नंबर कि कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लुओरियल और पॉलीफ्लुओरियल पदार्थों
PFAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 27 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी दे रहा है कि 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी कि ये दोनों तीनों सही है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें से पूछ रहा है कि उपरोक्त जीवों के कितने प्रकार के जीवाश्म जातियाँ पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 28 का बी, यानी कि केवल 4 पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो दीमक पाई जाती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 29 नंबर। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए, और इसमें से पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कितने मटर कुल के फैमिली के हैं। तो मटर कुल फैमिली के पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 29 का सी हो जाएगा, यानी कि सभी 3 है। कौन है? तो सभी 3 है। मूंगफली भी है, और आपका कुलसी भी है, और आपका सोयाबीन है। तो इसमें दे रहा है कि सभी 3 है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका दे रहा है कथन कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा आपका कथन दे रहा है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कितने नंबर क्वेश्चन है? तो 30 नंबर की अगर बात की जाए तो 30 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन ए सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। देखिए जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से मिला लीजिएगा, कितना हमारा सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है 31 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन दे रहा है कि पार्थिव विवरण की तुलना में आगामी इनकमिंग और विकिरण में वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। कथन आपका 2 दे रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। और इसमें से पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 31 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन ए सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 32 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपका 1 दे रहा है कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। और दूसरा आपका कथन दे रहा है कि भूमध्य रेखा पर प्रबल संगमनीय धारा द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। तो इसमें से बताना है कि कौन आपका सही है। तो 32 नंबर की बात की जाए तो 32 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला आपका दे रहा है कि ज्वल खंडाश्मी मलबा, और दूसरा आपका दे रहा है कि राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक। इसमें से पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पादन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 33 का डी, यानी कि सभी चारों हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जनवरी माह में समतापीय रेखा मानचित्रों से प्राप्त कौन सा निष्कर्ष सही है। यानी कि देखिए आपका क्वेश्चन दे रहा है कि 34 नंबर कि जनवरी माह में समतापीय रेखा मानचित्रों से प्राप्त कौन सा कथन सही है। तो पहला आपका दे रहा है कि समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। और दूसरा आपका दे रहा है कि शीत महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समतापीय रेखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 34 का सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोका उत्पादन के रूप में विख्यात है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 35 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो 35 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोटे डी आइवर, और आपका घाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका 36 नंबर क्वेश्चन दे रहा है।
आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम से पूरब की ओर प्रयाग राज्य के अनुप्रवाह में गंगा से मिलने वाली हिमालय की नदियां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन दे रहा है कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है, और दूसरा आपका कथन दे रहा है कि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, और तीसरा आपका कथन दे रहा है कि वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 37 का अगर बात की जाए तो 37 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, किंतु इनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या नहीं करता, कथन एक की व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखिए 38 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला आपका देश रहा है फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रूस। इसमें से पूछ क्या रहा है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 38 का भी, यानी कि केवल 2 लगता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन है। देखिए जलप्रपात दे रहा है, क्षेत्र दे रहा है और आपका नदी दे रहा है कि किस नदी पर आपका जलप्रपात बनाया गया है। तो 39 नंबर की बात करें तो 39 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 इसका सही है। देखिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं और बस आप आंसर मिलाते चलिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन मैं पढ़ूँ और आप आंसर मिलाएँ, इसलिए ज़्यादा समय इस तरह से नुकसान आपका हो जाएगा। इस तरह से हम जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं और मिलाते चलिए। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए 40 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, क्षेत्र दे रहा है, पर्वत श्रृंखला का नाम दे रहा है और आपका पर्वत का प्रकार दे रहा है। तो 40 नंबर की बात की जाए तो 40 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 3 इसमें से सही है। कौन सा सही है, तो केवल आपका 3 इसमें से सही है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि जीव, सिकाडा, साइकेडा, मंडूक, फुदक, फ्रांग हापर और ताल बिस्पी फाड स्केटर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 41 का, यह आपका कीट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन दे रहा है कि बाजार में मिलने वाली अनेक चौमिंग पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है, और दूसरा आपका दे रहा है कि अनेक चौमिंगों में गोंद के रूप में प्लास्टिक होता है। तो इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42 का ए, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, अथवा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। 43 का अगर बात की जाए कि 43 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 43 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्राज़ील जो है ये इंडोनेशिया का आपका क्या बोला जाता है, आवासीय जंतु नहीं है, और इंडोनेशिया का इल्क नहीं है, और आपका मेडागास्कर का जो आपका मेडागास्कर है इसका बोनाबो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी, यानी कि तीनों में से कौन सा भी सही नहीं है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व शौचालक संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 44 नंबर की अगर बात की जाए तो देखिए पहला आपका दे रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की एक है, और दूसरा आपका दे रहा है कि वैश्विक स्वच्छता संगठन के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है, और तीसरा आपका दे रहा है कि इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले और शौच की
समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए निधि प्रदान करना है। तो 44 नंबर की बात करें तो 44 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 2 इसमें से सही है। केवल 2 आपका क्या सही है? तो वैश्विक स्वच्छता संगठन के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका देखिए कथन दे रहा है कि सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। दूसरा आपका दे रहा है कि अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। और तीसरा आपका दे रहा है कि नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। तो 45 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बताइए 45 का क्या होगा? तो 45 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 और 2 सही है। एक क्या है? तो एक आपका है सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है, और दूसरा आपका दे रहा है कि अधिकांश अन्य बड़ी बिल्ली से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। ये दोनों आपका सही है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 100 बिलियन किसानों का सही विवरण है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 46 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या दे रहा है कि यह नेट शून्य कार्बन प्राकृतिक संक्रात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला आपका दे रहा है कि बैटरी भंडारण, दूसरा आपका दे रहा है कि बायोमास जनरेटर, तीसरा आपका दे रहा है कि ईंधन सेल, और चौथा आपका दे रहा है कि रूफ टॉप और सौर प्रकाश वोल्टी यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या इसमें से पूछ कह रहा है? तो इसमें से पूछ रहा है कि वितरित ऊर्जा संसाधन मापे जाते हैं। तो 47 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी चारों सही है। सभी चारों आपके वितरित ऊर्जा संसाधन की माप की जाती है इससे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। 48 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है, और वह एक मात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेमेल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और इसमें से क्या पूछ रहा है? तो इसमें से पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कितनों में विषाक्त जातियाँ है? तो 49 के अगर 49 नंबर की बात की जाए तो 49 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 2 इसमें से सही है। केवल 2 में क्या है? तो केवल 2 में आपका मत्स्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और इसमें से पूछ यह रहा है कि उपरोक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50 का ए, यानी कि केवल 1 है। केवल 1 यानी कि काजू है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका 51 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 51 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन दे रहा है कि साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। दूसरा आपका दे रहा है कि हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्ता पलट हुआ है। तो इसमें से पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 51 की अगर बात करें तो 51 का ए आपका सही है, यानी कि कथन ए और कथन 2 दोनों सही है, अथवा कथन 2 कथन एक की व्याख्या करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन दे रहा है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। दूसरा आपका कथन दे रहा है कि भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड के आयात पर प्रतिबंध है। तो इसमें से बताइए कौन सा सही है? तो 52 की अगर बात की जाए तो 52 का डी आपका सही है। 52 का डी आपका क्या दे रहा है? 52 का आपका डी दे रहा है कि कथन ए सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका 53 नंबर क्वेश्चन दे रहा है।
53 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें से यह पूछ रहा है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब क्या किया जाएगा। तो देखिए, पहला आपका दे रहा है कि वह पीठासीन नहीं होगा। दूसरा आपका दे रहा है कि उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। तीसरा आपका दे रहा है कि वह संकल्प पर प्रथम मत देने का हकदार नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 53 का ए, यानी कि केवल ए, यानी कि वह पीठासीन नहीं होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है। अगला आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 54 नंबर की अगर बात की जाए तो 54 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कि केवल ए। केवल ए की बात करें कि केवल ए क्या दे रहा है। तो केवल ए दे रहा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापगत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 54 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से मिलाते चलिए। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन सही है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका देखिए दे रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा आपका दे रहा है कि संसद का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है। कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। और तीसरा आपका दे रहा है कि लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। तो 55 की बात की जाए तो 55 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी दे रहा है दूसरा और तीसरा। दूसरा और आपका तीसरा सही है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपका एक दे रहा है कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। और कथन 2 दे रहा है कि यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 56 का। 56 का बताइए क्या होगा। तो 56 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यह दे रहा है कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन 57 नंबर दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन दे रहा है कि हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेज़ी से उभरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन यानी कि प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। और कथन यह 2 दे रहा है कि वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार है। तो इसमें से पूछ रहा है कि उपरोक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 57 नंबर की बात करें तो 57 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यह दे रहा है कि कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन दे रहा है कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। दूसरा आपका दे रहा है कि इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। और तीसरा आपका दे रहा है कि स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकारी अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में करने की पहल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 58 नंबर की अगर बात करें तो 58 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी दे रहा है कि यह आपका तीनों सही है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है 59 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका देखिए कथन दे रहा है कि यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को
प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है। और दूसरा दे रहा है कि इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान करती है। तो 59 नंबर की बात करें तो 59 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल 2 इसमें से सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला दे रहा है कि इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। दूसरा आपका दे रहा है कि लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। और तीसरा दे रहा है कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। और चौथा आपका दे रहा है कि पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्री पर लागू होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका देखिए क्या होगा। तो 60 नंबर की अगर बात करें तो 60 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें से केवल 2 और 3 सही है। 2 3 क्या है, तो 2 आपका दे रहा है कि लाभार्थी द्वारा आय विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। और 3 दे रहा है कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आय प्राप्त करने के बाद 3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। तो ये दोनों आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना क्वेश्चन था, तो 60 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला आपका 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि नारी शक्ति वदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपका दे रहा है कि यह उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होगी। और दूसरा आपका दे रहा है कि अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्ष के लिए प्रवर्तन में रहेगी। तीसरा आपका दे रहा है कि इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध है। तो 61 नंबर की अगर बात की जाए तो 61 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 2 और 3 आपका सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 62 नंबर का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका दे रहा है कि भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। यह आपका बिल्कुल सही है। और 3 दे रहा है कि आपका आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। और आपका एक और दे रहा है कि दूसरा, देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा आपका है कि इसका प्रारंभ पुणे में हुआ था। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रतिषेध रीट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया है, एक आदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 63 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यह दे रहा है कि किसी सरकारी अधिकारी को उससे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका दे रहा है कि वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। दूसरा आपका दे रहा है कि किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी हो सकता है। तो 64 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 65 नंबर कि केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपका कथन दे रहा है कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। दूसरा आपका दे रहा है कि केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स
पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 67 नंबर कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। देश दे रहा है और समाचार में रहने का कारण दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 67 का भी, यानी कि केवल इसमें से 2 युग्म सही है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन दे रहा है कि सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार शिपमेंट के लिए एक रणनीति मार्ग है। दूसरा आपका दे रहा है कथन कि सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 68 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कथन ए और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 69 नंबर कि लाल सागर को किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। और दूसरा आपका दे रहा है कि लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 70 नंबर कि पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 70 का डी, यानी कि जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 71 नंबर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। पहला आपका दे रहा है कि इनमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना एवं प्रावधान किया गया था। और दूसरा आपका दे रहा है कि रक्षा और विदेशी संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नाट्यकार भाष्य की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 73 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 34वीं शताब्दी ईसा के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस भाष्य के लेखक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से केवल आपका शांति निकेतन को शामिल किया गया है, यानी कि केवल एक को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपका अभी शामिल नहीं किया गया है, 2023 में केवल शांति निकेतन को आपका शामिल किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी के तहत, यानी कि परिवर्तन के तहत और आपका निरसन के तहत, यानी कि तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों के द्वारा किया जा सकता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, और इसमें से पूछ रहा है कि उपरोक्त में से किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 77 का क्या होगा। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केवल 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है,
अगला आपका क्वेश्चन है 79 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं की समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 तीनों सही है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पूर्वोत्तर परिषद NEC की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन सदस्यों को शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 80 का ए, यानी कि 1, 2, 3 तीनों को शामिल किया गया है। 1, 2, 3 तीनों को शामिल किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 81 नंबर आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपका दे रहा है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका USA अपने ऋण पर चुका करता है तो US ट्रेजरी बांडों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और कथन 2 दे रहा है कि USA सरकार द्वारा ऋण कोई मूर्त हार्ड परिसंपत्ति द्वारा समर्पित नहीं है बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्पित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 81 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 का एक क्या दे रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, अथवा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपका 1 दे रहा है कि सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ताओं के चूक को जोखिम बढ़ाता है। और कथन 2 दे रहा है कि सामूहिक ऋण एक नियत राशि निधियों हो सकती है किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 82 का सी आपका क्या दे रहा है, तो 82 का सी दे रहा है कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि डिजिटल रुपए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपका दे रहा है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रीय मुद्रा है। दूसरा आपका दे रहा है कि यह RBI के तुलन पत्र पर देयता के रूप में दिखाई देता है। और तीसरा दे रहा है कि यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। और चौथा दे रहा है कि यह वाणिज्य बैंक द्वारा मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्हें आपका साक्य मुनि और आपका यथागत के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। देखिए पूरा स्थल दे दिया है और राज्य दिया है और आपका विवरण दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 85 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 2 और 3 सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने को किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 86 का 1, यानी कि कृष्णदेवराय के द्वारा बनाया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 87 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपका दे रहा है कि राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। और दूसरा दे रहा है कि बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 87 का भी आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि केवल 2 इसमें से सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 88 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका दे रहा है कि उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है। और दूसरा दे रहा है कि उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 88 का भी, यानी कि केवल 2 सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है
अगला आपका 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका दे रहा है कि भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। दूसरा आपका दे रहा है कि चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के मामले में किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल सदस्य होना आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 89 का ए, यानी कि केवल एक सही है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम नृत्य को शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाल ही में आपका 90 का सी, यानी कि गरबा को शामिल किया गया है। गरबा कहाँ का नृत्य है? तो गरबा आपका गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो देखिए 2023 तक भारत सरकार द्वारा 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन था कि संविधान के 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में निम्नलिखित में से कौन से भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका देखिए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 92 का ए, यानी कि कोकड़ी को जोड़ा गया था, मणिपुरी को जोड़ा गया था और आपका नेपाली को जोड़ा गया था, यानी कि कोकड़ी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए 92 का ए होगा, 92 का ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था 93 नंबर कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दल दे रहा है और उससे संबंधित नेता दे रहा है। तो 93 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 सही है। सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित आपके सी राजगोपालाचार्य हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला आपका दे रहा है कि नगर पालिकाओं की शक्ति संविधान के भाग 9A में दी गई है और दूसरा दे रहा है कि आपात उपबंध संविधान के 18वें भाग में दिया गया है और तीसरा दे रहा है कि संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के 20वें भाग में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका तीनों सही है यह। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 95 का सी, यानी कि अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उच्चतम न्यायालय के निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो 96 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 21। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 97 के ए, यानी कि 97 का ए है, यानी कि 1 2 3 तीनों है। पहला आपका दे रहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अस्थायी अध्यक्ष और दूसरा दे रहा है कि तीनों सेवाओं प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग करना और तीसरा आपका दे रहा है कि सभी तीनों सेवाएं के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरदस्त क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसे ऑपरेशन सद्भावना कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किनके मध्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनाडा और अमेरिका के बीच है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लोकसभा में आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आज हमने आपके यूपीएससी IAS के एग्ज़ाम में जितने भी आपके फर्स्ट पेपर में जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने अच्छे से चर्चा किया। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हमने बताए हैं, तो अगर गलत लगेगा आपको तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन आपने गलत बताया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।